हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और फ्रेंड्स कई दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के सामने फिर आया हूं रिकॉर्डेड वीडियोस लेकर रिगार्डिंग द सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ओके, नाउ अब जो मैं ये रिकॉर्डेड फॉर्म्स में जो लेक्चर्स आप लोगों के पास जाएंगे, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को कि ये जो लेक्चर्स हैं ये स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन दी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच होगा। हाइड्रोलिक्स में जो दूसरे ब्रांच वाले होते हैं जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसे फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से भी पढ़ते हैं, बट बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन होने के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए पूछे जाते हैं। नाउ यहां पर मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली बता देता हूं कि जो मैं सिलेबस कवर करूंगा, मैं जो भी सिलेबस आप लोगों का कवर करूंगा वो एसएससी जेई के सिलेबस के बेसिस पे होगा। एसएससी जेई। नाउ व्हाई हाइड्रोलिक्स? हाइड्रोलिक्स से ही मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, आपके जो शुभम सर है वो आरसीसी ले रहे हैं और जो आपके सोमेश सर हैं वो मॉस के साथ साथ जो स्टील है उसको भी आपको पढ़ा रहे हैं। सो यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एसएससी जेई में जो हाइड्रोलिक्स का जो वेटेज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। सो हाइड्रोलिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यहां पर मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि जो मैं यहां सब्जेक्ट ले रहा हूं वो हाइड्रोलिक्स आपके स्ट्रिक्टली एज पर दी सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस और एसएससी जेई को ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसे और हायर एग्जाम्स के लिए नहीं देख सकते, बिल्कुल इसे देख सकते हैं, ओके। और जो स्टेट लेवल में जो जेई और एई के एग्जाम्स होते हैं, ओके, जेई एंड एई के जो एग्जाम्स होते हैं आप लोग इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली जो बच्चे दूसरे ब्रांच के और बीपीएससी में जनरल इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीपीसीएल में अगर जनरल इंजीनियरिंग है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या जो बाकी और जेई के लिए जो सिविल के एग्जाम्स निकले हैं आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। ओके, चलिए। सो यहां पर जो हाइड्रोलिक्स का सबसे पहला यूनिट है, ठीक है, हाइड्रोलिक्स का सबसे पहला यूनिट है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये आपका है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये हमारा पहला सब्जेक्ट है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं हाइड्रोलिक्स। नाउ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड या हाइड्रोलिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं यहां पे हाइड्रोलिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इंजॉय करने वाले हैं आप लोग। देखिए, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो मैटर होता है, हमारे पास क्या होता है, मैटर, ठीक है। मैटर क्या होता है फ्रेंड्स? मैटर एक कोई भी वो चीज जिसमें मास हो या जो कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, ठीक है। एनीथिंग विच हैज मास and occupies space is called matter, ठीक है। तो anything, ठीक है, which has mass, anything which has mass, ठीक है, जिसमें मास हो, and occupies space, ठीक है, occupies space, वो कोई भी चीज जिसमें कोई ना कोई मास होता है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो मेरा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। नाउ ये तो आप सभी को पता है, और इसके साथ आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो मैटर होते हैं वो जनरली 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप लोग में से होंगे जिनको ये लगता होगा कि सर 3 ही टाइप्स का होता है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को इसको अच्छे से बताऊं तो मैटर जो होता है फ्रेंड्स, ये आप लोगों के 4 टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टाइप का होता है वो होता है सॉलिड, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है, सॉलिड्स होते हैं। दूसरा आपका होता है लिक्विड, ठीक है, दूसरा आप लोगों का होता है लिक्विड। तीसरा आप लोगों का जो होता है वो होता है आपका गैसेस, ठीक है, तीसरा आप लोगों का जो होता है वो आपका गैसेस होता है। और बहुत कम लोगों को ये जानकारी होती है कि मैटर का जो 4th स्टेट होता है वो होता है द स्टेट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। अब यहां पर जो हाइड्रोलिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, यहां पर जो हाइड्रोलिक्स हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल वाली भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, तो लिक्विड एंड गैसेस को ही कंबाइन फॉर्म में मैं आप लोगों को यहां पे हाइड्रोलिक्स डील करूंगा, ठीक है। ये जो मेरा हाइड्रोलिक्स है ये बेसिकली लिक्विड एंड गैसेस को ही मिला के कहा जाता है। इसको इजी लैंग्वेज में आप फ्लूइड्स भी कह सकते हैं, इसको इजी लैंग्वेज में आप क्या कह सकते हैं, फ्लूइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं
बहुत अच्छे से इसको समझा रहा हूं, नोट्स के फॉर्म में भी आप लोग इसको देख सकते हैं, आप लोग इसे अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ओके, नाउ यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो ये प्लाज्मा स्टेट होता है मैटर का, ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, प्लाज्मा स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है मैटर का जहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले शायद इस बात को बहुत अच्छे से समझ सके, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स को, ठीक है, वो एटम्स को क्या कर दिया जाते हैं, लीव कर जाते हैं। ठीक है, एक एटम जो होता है, अगर मैं बेसिक लेवल पे बात करूं तो एक एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से बना हुआ रहता है, ठीक है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स के ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, फॉर एग्जांपल स्टार्स में, ठीक है, जो भी विजिबल चीज हम देखते हैं यूनिवर्स में जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट्स होती हैं, उनमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो उस बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो अपने एटम्स को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस केस में जो मैटर का स्टेट बनता है वही क्या बनता है, हमारा प्लाज्मा। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं फ्रेंड्स, आप लोग अपनी आंखों से जितना भी विजिबल यूनिवर्स देखते हैं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, विजिबल यूनिवर्स, ठीक है, विजिबल यूनिवर्स, ठीक है, जो भी आप लोग विजिबल यूनिवर्स है, विजिबल यानी कि तारे, ठीक है, अब आप बोलेंगे सर चंद्रमा एक्चुअली दिखता है हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, किसके रिफ्लेक्शन की वजह से, स्टार्स यानी सन के रिफ्लेक्शन की वजह से। तो जो भी विजिबल यूनिवर्स है हमारा वो 99% क्या है, 99% प्लाज्मा स्टेट से ही बना हुआ है, ठीक है। सो ये एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए था, लेकिन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जो हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स या फिर फ्लूइड्स के बारे में। ओके, सो यहां पर अगर मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाऊं जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो वहां पे मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं कि फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लूइड्स आर लिक्विड गैसेस एंड वेपर्स, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा हिल जा रहा है फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज इसको थोड़ा सा, आई होप आप लोग इसको समझेंगे, एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग समझने पे ज्यादा फोकस करिएगा। ओके, सो जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स आर लिक्विड गैसेस एंड वेपर्स, दे आर दैट फॉर्म ऑफ मैटर, ये एक मैटर का ऐसा फॉर्म होते हैं which deforms continuously with the application of shear force। देखिए इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैसेस या वेपर फॉर्म जो कि लिक्विड का होता है, वो सारे के सारे अपन फ्लूइड्स की कैटेगरी में रखते हैं, सच दैट कि ये ऐसे फॉर्म होते हैं मैटर के जो कि शियर स्ट्रेस के लगने की वजह से कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते रहते हैं। कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि डिफॉर्मेशन क्या होता है। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है अपने ओरिजिनल शेप से डिफॉर्म हो जाना, यानी चेंज हो जाना, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल डायमेंशन था उसमें किसी तरह का चेंज आ जाना, ठीक है। अब ये चेंज आता क्यों है? ये चेंज आ रहा है शियर फोर्स की वजह से। अब मॉस आप लोग पढ़े रहे हैं, सोमेश सर ने आप लोगों को मॉस पढ़ा है, तो उसमें जो सबसे बेसिक्स होता है वो स्ट्रेस से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस होते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस होते हैं, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस और इनडायरेक्ट स्ट्रेस होते हैं। तो शियर फोर्स इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस क्यों आता है? स्ट्रेस आता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। सो यहां पर फ्लूइड में एक्चुअली क्या हो रहा है कि फ्लूइड्स जो भी होते हैं हमारे, जब भी उसमें किसी भी तरह का शियर फोर्स लगता है, ठीक है, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब उसमें फोर्स लगता है किसी भी फ्लूइड के लेयर में, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि जो चेंज इन डायमेंशंस होता है फ्रेंड्स, वो कंटिन्यूअस होता है।
अब कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस होने का मतलब यह हुआ है कि एक बार जो उसका शेप चेंज हो गया फ्लूइड का, ठीक है, वो कभी भी आपका ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाता। ठीक है, नाउ जब हम लोग स्कूल में थे, जब हम लोग छोटे थे, ठीक है, तो हम लोग जो फ्लूइड्स या फिर जो लिक्विड गैसेस और जो आपके सॉलिड्स होते थे, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ते थे। मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे पढ़ते थे फ्रेंड्स? हम लोग ये पढ़ते थे कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन अब हम लोग फ्रेंड्स सिविल इंजीनियर्स हैं, ठीक है, सो हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से और थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग, मतलब एज एन इंजीनियर, एज ए प्रोफेशनल हमें ये चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग में हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बातें नहीं करते, इंजीनियरिंग पे भी ऑलवेज डील विद दी मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पे जब हम बात करते हैं। तो अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं तो जो हम लोग एप्लीकेशन पार्ट है वो फोर्सेस के होते हैं, स्ट्रेसेस होते हैं, स्ट्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो भी लिक्विड्स होते हैं या जो भी फ्लूइड होते हैं, जब भी वहां पे फोर्स लगता है तो उस फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, और उस स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है फ्रेंड्स, वो डिफॉर्मेशन कैसा होता है? वो डिफॉर्मेशन आपका कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्लूइड और सॉलिड्स के बीच में। ठीक है, सो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि क्या आप लोग सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स को आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो चलिए मैं उसको आप लोगों को भी बता देता हूं। देखिए, यहां पर मैंने एक टेबल बना के रखा है, एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था क्लास के स्टार्ट होने से पहले। और यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, यहां पर मैंने प्रॉपर्टीज लिखा है, यहां पर मैंने लिखा है सॉलिड्स, और यहां पर मैंने लिखा है फ्लूइड्स। अब यहां पर आप लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूं तो वहां पर लिक्विड और गैसेस दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, सो यहां पर लिक्विड प्लस गैसेस, ठीक है, लिक्विड प्लस गैसेस यहां पर इंक्लूडेड है। ठीक है, सो अभी मैंने जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है रिगार्डिंग दी डिफॉर्मेशन। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी फोर्स लगाया जाता है फ्लूइड्स पर तो उसमें डिफॉर्मेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो आप फ्लूइड में तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आप कॉन्सेप्ट पे जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, सो यहां पर जो फ्लूइड होता है वहां पे जो डिफॉर्मेशन आता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस। डिफॉर्मेशन किसकी वजह से आ रहा है? डिफॉर्मेशन शियर स्ट्रेस की वजह से आ रहा है। तो ये जो डिफॉर्मेशन आ रहा है शियर स्ट्रेस की वजह से, तो वहां पर जो फ्लूइड्स होता है वहां पर जो डिफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। लेकिन हमने मॉस में पढ़ा है, मॉस में हमने क्या पढ़ा है कि अगर विद इन इलास्टिक लिमिट में अगर हम फोर्स लगाते हैं, अगर मैं इलास्टिक लिमिट के नीचे या अंडर फोर्स लगाऊं तो वहां पर जो सॉलिड में जो डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है, वो कैसा आता है? वो आता है मेरा फाइनाइट। ठीक है, ये जो डिफॉर्मेशन आता है ये मेरा कैसा आता है? फाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ दूसरी चीज क्या है? स्ट्रेन। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इस बात में कंफ्यूजन होता है कि यार सबसे पहले स्ट्रेस आता है या सबसे पहले स्ट्रेन आता है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही बात क्लियर चीज कर दूं कि सबसे पहले स्ट्रेन आता है किसी बॉडी में, और उस स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए, या बेटर वर्ड कहूं मैं, रेजिस्ट करने के लिए बॉडी स्ट्रेस को अप्लाई करती है। तो अगर यहां पे डिफॉर्मेशन हो रहा है और वो डिफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ शियर स्ट्रेस, तो स्ट्रेस है मतलब वहां पर स्ट्रेन भी होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर स्ट्रेन है तो सॉलिड के केस में जो हम स्ट्रेन होता है वो कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेन को कैलकुलेट करते हैं, और स्ट्रेन को जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ ये स्ट्रेन क्या होता है? इस स्ट्रेन की वैल्यू होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं एक कॉमन डेफिनेशन दूं स्ट्रेन का, तो स्ट्रेन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या यही चीज हम फ्लूइड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं? थोड़ा सोचिए फ्रेंड, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिएगा और सोचिएगा कि क्या फ्लूइड में हम स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या फ्लूइड में आप चेंज इन लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाइए
और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होगा तो आप लोग ये चीज समझ जाएंगे कि फ्लूइड्स में हम स्ट्रेन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। और जब फ्लूइड में हम स्ट्रेन को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो यहां पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यहां पर हम स्ट्रेन को कैलकुलेट ना करके रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को हम कैलकुलेट करते हैं। अभी आप लोग बस इसको लिख लीजिए, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी बस इस टेबल के थ्रू आपको यह समझ में आएगा कि इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से सॉलिड्स और फ्लूइड्स में क्या डिफरेंस होता है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी समझने वाली चीज है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है रिमूवल ऑफ द लोड, रिमूवल ऑफ द लोड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि यहां पर जो डिफॉर्मेशन है, ठीक है, यहां पर जो फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, डिफॉर्मेशन में जो मैं बता रहा था जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, मैं विद इन द इलास्टिक लिमिट की बात कर रहा हूं। अभी आप लोग बिल्कुल समझ जाइए कि मैं विद इन द इलास्टिक लिमिट पे बात कर रहा हूं। तो अगर विद इन द इलास्टिक लिमिट पर लोड लग रहा है और उस लोड को मैं हटा देता हूं, ठीक है, उस लोड को मैं हटा देता हूं, तो सॉलिड क्या होगा, या तो वो अपने शेप को पार्शियली रीगेन कर लेगा या तो फुली रीगेन कर लेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर स्टील है, ठीक है, स्टील इज अ सॉलिड, अगर स्टील को मैं दबाता हूं, उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूं और वो फोर्स मेरे इलास्टिक लिमिट के अंडर है और उस फोर्स को मैंने हटा दिया, तो वहां पे क्या होगा, वहां पर जो आपका सॉलिड है वो अपने शेप को पार्शियली या फिर फुली रीगेन कर लेगा। तो सॉलिड जो होते हैं अपने शेप को पार्शियली और फुली रीगेन कर लेते हैं। ठीक है, पार्शियली और फुली रीगेन कर लेते हैं किसको, अपने शेप को, रीगेन देयर शेप्स। ठीक है, इसमें आप आगे ऐड कर सकते हैं। ओके, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्लूइड में जो डिफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। वो कैसा होता है फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस होता है। सो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि यहां पर जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं, चाहे कितना भी छोटा फोर्स लगा दीजिए, एक बार फोर्स रिमूव हो भी गया तो फ्लूइड्स कभी भी अपने शेप को रीगेन नहीं कर सकते। दे कैन नॉट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, दे कैनॉट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप। ठीक है, किसी भी कंडीशन पे ये अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। नाउ यहां पर एक बात मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दूं, ये जो मैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं जो कि चैप्टर 1 है, आप यूनिट 1 जैसे भी आप डिनोट करें, ऐसे टोटल 15 यूनिट्स हैं आपके हाइड्रोलिक्स में। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अप टू 30 to 35 लेक्चर्स में मैं ये कंप्लीट कर सकूं। याद रखिए, अगर मैं एक लेक्चर की बात कर रहा हूं तो वो एक लेक्चर 1 आवर का है। ठीक है, सो 30 to 35 आवर्स में मैं कोशिश करूंगा कि हाइड्रोलिक्स को मैं पूरी तरह से कंप्लीट करूं एसएससी जेईई के बेसिस पर। ठीक है, सो यहां पर आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनमें से जो होता है, सबसे पहला चैप्टर है जो आपके फ्लूइड का या हाइड्रोलिक्स का, वो सबसे एट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मैंने आपसे कहा है देयर आर टोटल 15 सब्जेक्ट्स। उन 15 सब्जेक्ट्स में से 3-4 टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें जो सबसे पहला चैप्टर होता है आपका, वो क्या होता है, जो पहला चैप्टर है आपका यानी कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए और 35 आवर्स, ठीक है, मिनिमम 35 आवर्स में तो मैं इसे कंप्लीट कर ही दूंगा। ओके, चलिए, तो मैंने आप लोगों को बेसिक हाइड्रोलिक्स के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को इस सॉलिड्स और फ्लूइड्स के बीच में डिफरेंस के बारे में बताया। अब यहां पर जो हमारा मेन चीज है जो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा है कि जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि जब मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूं तो मैं वहां पे लिक्विड एंड गैसेस दोनों को डील करूंगा। ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी मैं आपको क्या करता रहूंगा, मार्क करवा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे वो भी मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, मार्क कराऊंगा।
ओके, सो अब यहां पर जो मैं नेक्स्ट चीज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कुछ टर्म्स होते हैं, जनरली 5 टर्म्स होते हैं, और वो पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम आगे प्रोसीड करेंगे डिफरेंट चैप्टर्स में तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको यूज होंगी। सो उसे मैं बार बार वहां समझाता नहीं रहूंगा, ठीक है। सो एक बार मैं इसे यहां समझा दूंगा, उसके बाद मैं डायरेक्टली उसको वहां पे जो दूसरे चैप्टर्स है वहां पर मैं उसको क्या किया करूंगा, यूज किया करूंगा। ओके, चलिए, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, क्या होती है, हम सभी को पता है, वो होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। मैं इसमें डेफिनेशन पार्ट में नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसको लिखवा देता हूं, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी को हम हिंदी में घनत्व भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पर किसी फ्लूइड का कितना मास होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अगर मैं इसे इंग्लिश में बताना चाहूं तो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड, ठीक है। सो अगर मैं इसको यहां पर लिखना चाहूं डेंसिटी को, तो डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसे हम बोलते क्या है, इसे हम बोलते हैं रो, ठीक है। ओके, सो डेंसिटी की जो वैल्यू होती है फॉर एनी फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड के लिए जो डेंसिटी की वैल्यू होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ओके, नाउ अगर आप लोगों ने बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आप लोगों को पता है, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। सो यहां पर आपको पता है कि जो मास होता है, ठीक है, मास, जो मास होता है उसका जो ऐसा यूनिट होता है, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होते हैं उसमें जो मास का ऐसा यूनिट होता है वो होता है केजी, और जो वॉल्यूम होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। सो मैं ये कह सकता हूं कि जो एसआई यूनिट होता है डेंसिटी का, द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब। समझ में आया, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, ठीक है। आई एम सॉरी, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, मेरी आदत है लाइव लेक्चर हम लेते हैं तो समझ में आया करके हम बच्चों से पूछते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। ओके, सो ये पहली प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी थी क्या थी आपकी फ्लूइड की, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है जिसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, जिसको आप नोट डाउन करेंगे, वो क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं और ये क्या होता है मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल, ये इस साइन से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से थोड़ा बना देता हूं, नहीं तो आप एक और प्रॉपर्टी होती है उसमें आप लोग कंफ्यूज ना कर जाए, ये इसमें, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है, ऑफ द फ्लूइड। यानी कि अगर मैं इसको कहूं तो ये वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द फ्लूइड की क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। ओके, सो अगर मैं इसको भी लिखना चाहूं वॉल्यूम, जो ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट हुआ वो कितना हुआ फ्रेंड्स, वो हुआ मीटर क्यूब। वो कितना हुआ फ्रेंड्स, वो हुआ मीटर क्यूब। और मास का ऐसा यूनिट क्या हुआ, मास का ऐसा यूनिट हुआ केजी, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं केजी। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये कितना हो गया, मीटर क्यूब पर केजी। अब अगर इस डेफिनेशन को आप लोग ध्यान से थोड़ा देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से, तो यहां आपको एक बात पता चलेगी कि ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो मैंने डेफिनेशन यहां पे लिखवाया है, ये जस्ट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के अपोजिट है। अपोजिट है इन द सेंस कैसे, देखिए मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करूं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है वन अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन मास, यही मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ इसको मत लिख देना डेफिनेशन में, मैं यहां समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, मैं यहां समझाने के लिए बता रहा हूं, ये दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। ओके, सो
यही वॉल्यूम अपॉन मास का जो मैंने डेफिनेशन आपको दिया है वो किसके लिए दिया है? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड के लिए दिया है। तो अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड को डिफाइन करना चाहता हूं तो इसे मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? 1 अपॉन डेंसिटी से भी डिफाइन कर सकता हूं। और ये क्वेश्चन आप बिलीव नहीं करेंगे 2 से 3 बार एसएससी में बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज में पूछा जा चुका है। ठीक है, सो यहां पर हमने टोटल कितने चीजों को डिस्कस कर लिया? हमने 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है, याद रखिए मैंने कहा है देयर आर टोटल 5 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला में डायरेक्ट इसे यूज कर लिया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड जो होता है फ्रेंड, उसे स्मॉल w से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल w से। ये होता क्या है? चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। ये होता है वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं हम? यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड का डेफिनेशन होता है। ठीक है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड का डेफिनेशन होता है। अब या तो मैं इसका वैल्यू डायरेक्ट आपको बता सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसका वैल्यू आपको मैं क्या कर सकता हूं, इसका वैल्यू मैं क्या कर सकता हूं, डिराइव करा सकता हूं। चलिए, तो जो W की वैल्यू होती है, मैंने अभी आपसे कहा वेट ऑफ द फ्लूइड। वेट क्या होता है फ्रेंड्स? मास इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है कि नहीं होता है? ठीक है, हम पढ़ते हैं m इंटू जी हमारा क्या होता है? वेट होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको मैं लिख सकता हूं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि डेंसिटी जो होती है ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो मैं मास को क्या लिख सकता हूं? मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं इसी वैल्यू को क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स? इसी वैल्यू को यहां पे मैं पुट कर दे रहा हूं। तो देखो ये क्या बन जा रहा है? जो स्पेसिफिक वेट हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है? रो इंटू वी। ठीक है, रो इंटू वी इंटू जी डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, सो यहां से v ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो जो स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? रो इंटू जी। समझ में आया? ये चीज बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के बारे में पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में, हमने पढ़ा स्पेसिफिक वेट के बारे में। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, लेट्स कंसंट्रेट टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, क्या होता है भाई रिलेटिव डेंसिटी? मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये वैल्यू पता होगा। ठीक है, इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए, रिलेटिव डेंसिटी का जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स, ये रेशियो होता है। ठीक है, रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड को ही मैं क्या कर सकता हूं? मैं कहता हूं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था बहुत क्लियर अपने वर्ड्स में कि जो फ्लूइड होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। किसमें किसमें डिवाइडेड होता है? फ्लूइड आपका डिवाइड होता है आपका लिक्विड और गैसेस में। ठीक है, लिक्विड और गैसेस में। सो अगर मैं यहां पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना चाहता हूं, मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इसकी जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान रखिएगा, यहां पर होगी डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो स्टैंडर्ड लिक्विड होता है आपका, स्टैंडर्ड लिक्विड होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है वाटर। ठीक है, वो आपका क्या होता है? वाटर।
ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। जो आपका स्टैंडर्ड लिक्विड होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। और वाटर की जो डेंसिटी होती है फ्रेंड्स, ये कभी भी आपको एग्जाम में नहीं देगा, ठीक है, आपको ये याद रखनी पड़ती है। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान रखना है हमेशा, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो आता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, बहुत सारी जगह इसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहां पर इस जो ऐसा यूनिट है उसे डील करके चलना है। सो द वैल्यू विल बी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद जो हमारा डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं गैसेस के लिए भी लिखूंगा। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस के लिए मैं लिखना चाहता हूं, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस, डेंसिटी ऑफ एनी गैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय दी जो स्टैंडर्ड गैस है मेरा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड गैस कौन सा होता है, वो होता है एयर। ठीक है, जो हवा होती है ना, जो डायरेक्ट हम एयर की जो बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हम सरवाइव करते हैं, वही एयर क्या होता है, गैसेस के लिए स्टैंडर्ड होता है। ठीक, और इसकी जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, इसको भी आप नोट डाउन करके लिखेंगे। ये जो वैल्यू होता है एयर, इसकी वैल्यू होती है 1.255 kg पर मीटर क्यूब। ओके, सो ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई है। जो 5th प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको अब हम थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं।